टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। आपने अगर कोई चीज लेनी है, हमने शुरू में एक अकाउंटिंग इक्वेशन में बात की थी, अगर आप रिकॉल करें थोड़ा सा, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन थी, ऐसा ही है जी। यही अकाउंटिंग इक्वेशन थी ना, इसी पे हमारी डिस्कशन हुई थी। और हमने उसमें जी डिसाइड जी। किया था या डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वी वुड बी हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, either we would be going for debt financing or we would be going for equity financing, means या हम लोन ले रहे होंगे या हमारे अपने पैसे होंगे, और usually we would be going with the combination of both debt as well as equity। ठीक है, जबकि हम सारी चीजें हम इकट्ठी करके चलते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, डेट और इक्विटी, दीज आर बेसिकली द सोर्सेज, जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये वो एरियाज हैं जिनको हमने आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है कि ये हमारे पास वो एरियाज हैं जो हमें गाइड करेंगे अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग का जो कंपैरिजन है, पहले हम वहां से शुरू करते हैं और फिर हम देखेंगे कि फर्दर उसका ब्रेकअप कैसे बन सकता है। एक है हमारे पास इक्विटी और दूसरी चीज जो है दैट इज डेट। और जब हम यहाँ पे अब डिस्कशन कर रहे होंगे तो इक्विटी फाइनेंसिंग को बेसिकली रेफरिंग टू द शेयर्स, जिनको आप स्टॉक्स या शेयर्स के वर्ड, अब स्टॉक एक्सचेंज की बात हम करते हैं सारी चीजें, तो दीज आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द शेयर्स। डेट फाइनेंस जिसके लिए बॉन्ड्स या टर्म फाइनेंस की टर्म्स यूज करते हैं, टर्म फाइनेंस के, एंड दीज वुड बी द बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द, यहाँ हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करेंगे। अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो व्हाट वुड बी द आउटकम्स, और अगर हम बोरोइंग करेंगे तो व्हाट वुड बी द आउटकम्स। तो दोनों सूत्रों में हम इसका कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, किस किस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है जी। इक्विटी फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि दीज आर बेसिकली द, ये कंपनी के ओनर हैं, इनका जो काम है वो कंपनी के ओनर्स हैं। और जब हम इधर आते हैं तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने आपको लोन दिया है, पैसे लेने हैं, आपको पैसों की जरूरत है कंपनी के अंदर, तो या आप शेयर लेंगे या आप बॉन्ड्स इशू करेंगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। तो ये जो डेट फाइनेंसिंग है ये बेसिकली आपके क्रेडिटर्स होते हैं, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है दीज आर बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी, नंबर वन। नंबर टू, जो इसका जो डिफरेंस का पॉइंट है दैट इज they would be having the fixed return। इनको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर, उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है और उनकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी क्लेम करेंगे। जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि ड्यू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशन और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन कास्ट और सारी चीजें हैं, उस सारे फैक्टर्स की वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आज पैसे की वर्थ है, हम अगर आज से एक साल बाद हमें वो पैसे वापस मिलेंगे तो वी वुड नॉट बी फीलिंग कंफर्टेबल इफ वी वुड बी गेटिंग द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। हाँ, अगर उसके साथ हमें कुछ रिटर्न मिल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो देन वी वुड बी सेटिस्फाइड। तो ये इनको होता है फिक्स रिटर्न। बट जो ओनर्स होते हैं, नो फिक्स्ड और नो गारंटेड रिटर्न, इनका कोई फिक्स रिटर्न ओनर्स का नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट इज के इनकी फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है। टाइम लाइन
प्री डिटर्मिन्ड होती है। आपने बताया होता है कि ये बॉन्ड्स 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, कितने अरसे के लिए। बट जो हमने गोइंग इक्विटी फाइनेंस वाले लोगों के लिए, नो फिक्स्ड मेच्योरिटी मींस दे वुड बी परपेचुअल इन नेचर, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ये चल रही होती है। इसमें किसी किस्म की कोई फिक्स मेच्योरिटी नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेफरेंस इनको मिलती है एट लिक्विडेशन। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी बंद करनी पड़ जाए आपको, तो जो रीपेमेंट पैटर्न होता है उसमें डेट फाइनेंसिंग वाले लोगों को पहले मिलता है, और इनका जो पैटर्न या इनका जो क्लेम होगा दैट वुड बी रेजिडुअल क्लेम। रेजिडुअल क्लेम मींस क्लेम एट लास्ट। रीपेमेंट पैटर्न, अगर आपकी कंपनी खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करती है, तो सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे वापस करते हैं, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। पहले आपने लोगों को पैसे वापस करने हैं, पहले अपने अपने ओनर्स के पैसे पूरे नहीं करने हैं। उसके बाद आपने देने हैं बाकी जो आपके पास शेयर होल्डर्स। और अभी हम शेयर होल्डर्स की भी जब डिटेल में जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन से शेयर होल्डर्स को पहले पैसे मिलेंगे और कौन से शेयर होल्डर्स को पैसे बाद में मिलेंगे। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हो, तो प्लीज साथ साथ पूछते जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। सर रेजिडुअल क्लेम्स का एक मिनट दोबारा कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी डिस्टॉर्शन है। सॉरी, आपकी डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में, क्या चीज दोबारा बताएं। सर लास्ट पॉइंट रेजिडुअल क्लेम की वजह से मेरी भी वॉइस पे हेयरिंग में थोड़ी अच्छा, डिस्टॉर्शन आ रही, ओके तो ओके। देखिए, रेजिडुअल क्लेम ये ना कि आपकी कंपनी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस और ड्यू टू एनी अदर रीजंस, कोई ऐसी लिटिगेशन हो गई है, कोई ऐसी चीज हो गई है, कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी, जो कंट्री के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जो बिजनेस आप पहले ऑपरेट कर रहे थे अब आप नहीं कर सकते हैं और आपको वो बिजनेस क्लोज डाउन करने पड़ती है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, आप फाइनेंशियली स्टेबल है बट ड्यू टू एनी अदर एस्पेक्ट्स आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही बंद करना पड़ता है, तो इस दोनों इवेंट्स के अंदर आपने अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना होता है, और उन एसेट्स की डिस्पोजल की जो सेल प्रोसीड्स आपके पास आएंगी, दो सेल प्रोसीड्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेक होल्डर्स, जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। अब उनको पैसा लगाया हुआ जिन लोगों ने, उनको जब आपने वापस करना है, तो व्हाट वुड बी द रीपेमेंट पैटर्न। तो वो रीपेमेंट पैटर्न जब हम बनाते हैं, तो रीपेमेंट पैटर्न जब बनता है, एक मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, सॉरी। ओके, तो इसमें ये होता है कि रीपेमेंट पैटर्न जब आपने करना है, तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी जो अमाउंट्स ड्यू हैं पहले वो आप वापस करेंगे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, भी इनकी डिटेल हम देखेंगे कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होते हैं। और फिर उसके बाद एंड पे जाके मींस पहले आपने आउटसाइड पार्टीज के ऑब्लिगेशंस मीट करने हैं, और फिर इफ यू आर लेफ्ट विद एनी अमाउंट तो वो आपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको अदनान साहब? जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जब आगे हम चलते हैं कि ये तो हमने दो एक्सट्रीम्स की बात कर ली कि डेट फाइनेंसिंग में और इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या फर्क है। डेट फाइनेंसिंग के अंदर हमने उनको फिक्स रिटर्न देना होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट।
जो हर सूरत हमने उनको देना ही देना है। यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर फिक्स रिटर्न नहीं होता। यहाँ पे आपने डिसाइड किया होता है कि वेदर दिस लोन इज फॉर 5 years, 10 years, 20 years, बट व्हेन यू आर ओनर ऑफ द कंपनी तो आप ये नहीं कहते मैं इस बिजनेस का ओनर 5 साल तक रहूंगा। आपकी तो इंटेंशंस ये होती हैं कि हमारा बिजनेस ओवर द ईयर्स चलता रहेगा और ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो ये तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि क्या क्या है। अभी हम पहले इक्विटी फाइनेंसिंग की जो डिफरेंट चीजें हैं उस पर बात करते हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली हम डेट फाइनेंसिंग पे जाएंगे कि वहां पे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर वी वुड बी हैविंग इक्विटी फाइनेंसिंग, आप ये समझ लें जो आपका अपना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास। पहले नंबर पे जो है दैट वुड बी कॉमन शेयर्स, और सेकंड वन वुड बी प्रेफरेंस शेयर्स। ये आप ये समझ लें कि इसको हम क्या देते हैं कि ये क्या है, ये टाइप्स हैं शेयर्स। कंपनी के अंदर we would be having two types of shares, one would be common shares and the other one would be preference share। अब कॉमन शेयर क्या होंगे और प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे, इसके हम कंपैरिजन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि कॉमन क्या होंगे और प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे। दोनों ही इक्विटी के फाइनेंसिंग के टूल्स हैं, सिर्फ उनके अंदर जो डिफरेंस है वो आपको बता देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये फीचर्स कैरी कर रहे होते हैं कॉमन शेयर्स के भी एज वेल एज बॉन्ड्स के भी। अब हम देखेंगे कौन से फीचर्स ये कॉमन शेयर के कैरी करेंगे और कौन से फीचर्स ये बॉन्ड्स के कैरी करेंगे। किसी का माइक ऑन म्यूट है, इफ यू वांट टू आस्क तो प्लीज पूछ लीजिए क्वेश्चन, अदरवाइज माइक अपना म्यूट कर लें तो फिर थैंक यू। अच्छा, अब ये हमारे पास कॉमन शेयर और प्रेफरेंस शेयर है। हम ये कहते हैं कि जी कॉमन शेयर को हमने कहा था कि ये ओनर है कंपनी के, ओनरशिप की बात की थी ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर है कंपनी के। कुछ चीजें ऐसी हैं विच वुड बी कॉमन बिटवीन द कॉमन शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर, but there would be a point where commonality would not be with the common shareholder, rather commonality would be between the preference share and the bonds। तो वो जो फीचर होता है that makes the preference shareholder as the hybrid security, और वो फीचर कौन सा होता है, फिक्स्ड रिटर्न का in the form of dividend। आप इनको फिक्स्ड डिविडेंड बताते हैं कि हम आपको इतना देंगे, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता। उसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों पॉइंट्स के क्या क्या हैं। पहले वाला तो क्लियर हो गया ना कि शेयर होल्डर्स है तो ओनर ही होंगे। दूसरा फीचर अगर आप देखें तो फिक्स रिटर्न वाली जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, वो बात हमने किसके लिए की है, फिक्स रिटर्न वाली। वो हमने बात की है यहाँ पे कि फिक्स रिटर्न का फीचर किसका है, बॉन्ड होल्डर्स का है। फिक्स रिटर्न वाला जो फीचर था दैट वाज फॉर द बॉन्ड होल्डर्स, नॉट फॉर द स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। बट in case of preference shareholder, you would be enjoying the fixed return in the form of the dividend, which makes you closer to the bondholders as compared to the shareholder। तो ये वो फीचर है। और दूसरा जो फीचर है वो आपको सामने ये कॉमन नजर आ रहा है कि ये ओनर हैं दोनों, कॉमन शेयर होल्डर भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सिंस preference shareholders are carrying the features of both bonds as well as the shares, that's why it's called as the hybrid security। ये हाइब्रिड शेयर होल्डर्स होते हैं। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर डिफरेंस का था कि जब आप कॉमन शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ये कहते हैं कि दे वुड बी हैविंग द वोटिंग राइट। कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे जितने भी इश्यूज होते हैं दोज इश्यूज वुड बी डेल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग। और वोटिंग जो होती है
वहां पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ द वोटिंग है दैट वुड बी डिफरेंट, वो हमारी कन्वेंशनल वोटिंग से डिफरेंट होती है। वहां पे पर पर्सन पर वोट नहीं होता, वहां पे पर शेयर पर वोट होता है। मींस जिस बंदे की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ही और शी वुड बी हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी टू दैट एक्सटेंट। अगर एक बंदे के पास 1000 शेयर है तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा कंपनी में वो कम होगा, जिसके पास 10 लाख शेयर हैं उसका इन्फ्लुएंस कंपनी के अंदर ज्यादा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो कहते हैं सिंस यू वुड बी एंजॉयिंग द फिक्स रिटर्न सो यू वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू गो फॉर द वोटिंग। आपको वोटिंग राइट हम नहीं देंगे क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को हमने ऑलरेडी सिक्योर किया हुआ है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज इंटैक्ट, एंड इन एडिशन टू दैट यू आर गेटिंग द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड जो आप हर साल ऑलरेडी ले रहे हैं। इसलिए हम आपको वोटिंग राइट नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो बुक वैल्यू की कैलकुलेशन या बाकी है वो इंशाल्लाह जब आप थोड़ा लेटर स्टेज पे जो लोग सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं क्लियर है तो प्लीज बताइए जी। कोई क्वेश्चन है बेटा, कुछ चीज नहीं क्लियर तो प्लीज पूछ लें। अब इसके बाद जो अगला काम है दैट वुड बी अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहले जो हमने बात की है दैट वाज अबाउट द टाइप्स। हमने कहा था कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। वन वुड बी कॉमन शेयर्स एंड द अदर वन वुड बी प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करने लगे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स की। इफ द कंपनी इज गोइंग टू ऑफर एनी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर तो उन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होंगे एंड दोज एसोसिएटेड फीचर्स वुड बी डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफरिंग। मींस कि जब आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप पोटेंशियल इन्वेस्टर को बता देते हैं यू वुड बी एंजॉयिंग दीज बेनिफिट्स एंड दीज वुड बी द लिमिटेशंस। वो सारी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बड़ा क्लियरली आप उसके साथ शेयर करते हैं एंड आफ्टर दैट वो उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगा वेदर ही और शी गोइंग टू परचेज दैट शेयर और नॉट। अब फीचर्स क्या हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के? नंबर 1, कोई ज्यादा ही दूर चला जाता है, चलो इसको इसलिए आते हैं। पहले जो फीचर है, जो इसका फीचर है दैट इज अबाउट द उसके जो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। एक मिनट सॉरी, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव पहला फीचर है। दूसरा फीचर है पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर ये स्क्रॉल कीजिएगा नीचे। सॉरी, इसे बना क्लियर आपको? मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, एक मिनट सॉरी। अब देख लें प्लीज आप, ठीक है? तीसरा जो फीचर है दैट वुड बी कॉलेबल एंड फोर्थ वन वुड बी कन्वर्टेबल। मैंने कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव को इंटेंशनली एक ही जगह पे लिखा है बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कोई भी प्रेफरेंस शेयर या कम्युलेटिव होगा या नॉन कम्युलेटिव होगा। साइमल्टेनियसली दोनों फीचर्स वो कैरी नहीं कर सकता। सेम गोज विद द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। कॉलेबल और कन्वर्टेबल आर इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन चार फीचर्स को कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैरी कर सकता है। अब इन फीचर्स की एप्लीकेशन क्या है, ये जितनी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं
ये भी जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेसिकली एप्लीकेशन आपको वहां पे नजर आएगी। तो इसलिए प्लीज इस डिस्कशन में थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे आप, तो फिर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दो तरह की हमने बात की है, क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव। पहला जो फीचर है अभी इसकी बात हम कर रहे हैं, क्युमुलेटिव एंड नॉन क्युमुलेटिव। ठीक है, पता नहीं कौन सी नंबरिंग यहाँ पे हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रही है, अगर आपको समझ आए तो बताना यार। अब क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव के केस में हम देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या फर्क है और कैसे हम उसको लेके चलेंगे। इसको इस तरह बना लेते हैं, चलो ईयर बना लेते हैं, प्रॉफिट वेट लॉस, इस तरह बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनता है टेबल। ऐसे ही बनाते हैं। अभी हम कहते हैं जी कि ये ईयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ईयर 1 में हम कहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है। ईयर 2 में भी कंपनी को लॉस हुआ है, और ईयर 3 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आपका शेयर क्युमुलेटिव है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन क्युमुलेटिव है तो क्या होगा। देखिए, अगर तो नॉन क्युमुलेटिव है, क्युमुलेट करने का मतलब ये है कि प्रीसीडिंग ईयर्स के डिविडेंड आपके साथ कैरी करेंगे। बट इफ यू आर हैविंग द फीचर नॉन क्युमुलेटिव अटैच्ड विद योर प्रेफरेंस शेयर, तो जिस जिस साल में कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, यू वुड not be getting any benefit in the form of the dividend. Means your fixed return would be linked with the profitability of the company. जब आपको यहाँ पे भी लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डिविडेंड फॉर थर्ड ईयर ओनली, सॉरी डिविडेंड फॉर थर्ड ईयर ओनली। सिर्फ तीसरे साल का डिविडेंड आपने देना है। बट अगर आप यहाँ पे कम्युलेटिव है, तो कम्युलेटिव के केस में यहाँ पे आप कहेंगे लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड फॉर ईयर 1। आपने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, आपने कहा कोई बात नहीं, लॉस भी हुआ है, बट सिंस वी आर हैविंग द फीचर क्युमुलेटिव, so we would remain entitled for this dividend whenever the company would be operating in the profits, so they would be bound to make payment of the dividend of that particular year along with the dividend of the all the preceding years। वो सारे भी आपने देने हैं। दूसरे साल में जब आएंगे तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड फॉर ईयर 2 ये भी कर लें। जब तीसरे साल प्रॉफिट हुआ तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ ईयर 1 +2 +3, तीनों सालों का डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। अब दोनों की क्लियर होगी आपको, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में क्या फर्क आया है। कोई एक्सप्लेन करें आप में से जरा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो फिर यहीं पे गड़बड़ हो जाना है मसला। अभी बताएं कोई शाबाश आप में से। ये बेटा कुछ समझ आइए तो बताएं प्लीज, नहीं आई तब भी बताएं। कोई भी नहीं बता रहा, एक दूसरे के इंतजार में हैं सारे। चलो मैं खुद पूछूं फिर किसी से। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा बताओ, क्वेश्चन करते हुए फिर आप लोग उस टाइम कंफ्यूज होते हो ना। ये तो अभी डिस्कशन 5 मिनट और चलनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन रह जाएंगे सिर्फ। सर मुझे फर्टिलिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं बताता हूँ कि मुझे क्या समझ आई कि लॉस में
क्यूमुलेटिव उसमें लाइबिलिटी आप पे करते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं करते, थर्ड ईयर में आप पे लायबिलिटी नहीं पे करते हैं। देखिए ये ऐसे ही है कि आपने अगर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ है, आपके प्रेफरेंस शेयर का फीचर है नॉन क्यूमुलेटिव, तो फिर तो आप डिविडेंड के लिए इंटाइटल तब होंगे जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लॉस हो रहा है तो कंपनी तो खुद लॉस में, तो कंपनी उस लॉस में से कहां से डिविडेंड देगी? ठीक है, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो आपकी नेट इनकम का एक पार्ट होता है। नेट इनकम जितनी भी आप होती है, जो नेट प्रॉफिट, हमने इनकम स्टेटमेंट का आउटकम निकाला था ना, फाइनल आउटकम, वो क्या था? नेट इनकम आती है, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट के हम उसके दो हिस्से करते हैं। नेट प्रॉफिट को हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। वो दो हिस्से कौन से होंगे? एक को हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, और दूसरे को हम कहेंगे डिविडेंड। जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग विच यू हैव रिटेन्ड, कंपनी ने अपने पास रख ली है फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। और जो आपने अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डेफिनेटली इफ दे हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट इन द बिजनेस, तो दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप जब अनाउंस करते हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स बीइंग द रियल ओनर ऑफ द कंपनी अप्रूव करते हैं उसको, तो फिर वो डिविडेंड की एंटाइटलमेंट बन जाती है। तो इन केस ऑफ लॉस तो डिविडेंड कहां से आएगा? जब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो डिविडेंड का आएगा। बट अगर आप क्यूमुलेटिव वाला फीचर कैरी कर रहे हैं तो लॉस भी है। तो अगर आपने कहा जी कि हमारे शेयर के ऊपर डिविडेंड आपने देना है 10%, 100 रुपए का शेयर है तो 10% कितना बनेगा उसका? 10 रुपीज। 10 रुपीज की लायबिलिटी आपकी, मैं यहाँ पे आपको चलें इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। उसकी फेस वैल्यू है शेयर की कितनी है? ₹100 फॉर एग्जाम्पल। और डिविडेंड रेट कितना है? आसान लिखते हैं ना, डिविडेंड रेट जो है आपका वो है 10%। तो पर एनम डिविडेंड कितना बनेगा? 10 रुपीज बनेगा। ऐसे ही है ना? 100 इंटू 10% उसका कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज। अब आपको मजीद इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव, आपको पहले साल में कुछ नहीं मिला, दूसरे साल में, तीसरे साल में, इट मींस आपको यहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपए, सिर्फ तीसरे साल का डिविडेंड। इस केस में आपने क्या किया है? आपने लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। आपने कहा जी 10 रुपए हमें कंपनी फ्यूचर में देगी। दूसरे साल की भी लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि ये 10 रुपए भी कंपनी फ्यूचर में देगी। और जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी कहेगी पहले साल के 10 रुपए की लायबिलिटी थी वो भी वापस करने हैं, दूसरे साल के भी करने हैं, और इस साल के भी करने हैं। तो यहाँ पे आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? 30 रुपीज। तो ये दोनों में फर्क है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के केस में। आई होप शायद थोड़ी अब क्लैरिटी आपको आई हो। जी सर, आ गई है समझ। ठीक, अब आगे हम जब चलते हैं, इसके बाद आ जाते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर हम अगेन एक टेबल बनाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या फर्क है और क्या नहीं। एक तरफ हम लिखते हैं कॉमन शेयर्स, दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। हमने कहा कि कॉमन शेयर होल्डर का डिविडेंड गारंटेड नहीं होता। हो सकता है उनको 0 डिविडेंड मिल रहा हो सकता है उनको 5% डिविडेंड मिल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हो सकता है उनको यहाँ पे 10% डिविडेंड मिल रहा हो, और तीसरी ऑप्शन ये हो सकता है उनको यहाँ पे 16% डिविडेंड मिल रहा हो। तीन डिफरेंट मैंने डिविडेंड लिखे हैं, बिकॉज कॉमन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड गारंटेड नहीं होता, फिक्स नहीं होता। कभी उनको डिविडेंड मिलता है, कभी उनको डिविडेंड नहीं मिलता। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो डिविडेंड हमने खुद डिसाइड किया है कि दैट वुड बी फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्टॉक, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये कितने आ गए? 10% आ गए। ठीक है, अब
ये दो तरह के फीचर्स हैं। अगर तो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ फीचर अटैच हुआ है नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कहेंगे जी हमारा डिविडेंड हमारे हवाले करें, बाकी जो है वो आप इसको कितना डिविडेंड दे रहे हैं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कॉमन शेयर को आप कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, ये आप जाने और वो जाने। इफ देयर फीचर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, वहां पे झगड़ा नहीं होता। बट if the feature of the preference share is participating, तो वो कहेंगे जी कि आपने कॉमन शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं दिया या हमसे कम दिया है, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, because we are the preference shareholders and we should be given preference in the payment of the dividend. Fair enough. जब आपके प्रेफरेंस शेयर और कॉमन शेयर होल्डर के डिविडेंड बराबर भी होते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कहते हैं चलें कोई बात नहीं है, उनको हर साल तो नहीं मिलता, इस दफा अगर हमारे बराबर भी आ गया तो कोई बात नहीं है, पिछली दफा 0% और 5% या 7% भी उन्होंने लिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। बट एज सून एज द डिविडेंड ऑफ द कॉमन शेयर होल्डर एक्सीड्स द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना कंसर्न रेज करते हैं और वो ऑब्जेक्ट करते हैं। वो कहते हैं वी आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपने वोटिंग राइट भी कॉमन शेयर होल्डर को दे दिए, डिविडेंड भी वो ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर हमारा नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर किस लिए है? व्हाट प्रेफरेंस वी आर गेटिंग इफ वी आर नीदर हैविंग द वोटिंग राइट नॉर वी आर गेटिंग द एडिशनल बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एज कंपेयर्ड टू द कॉमन शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जब वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो फिर इस केस में होता क्या है कि इनको ये 16% वाला जो डिविडेंड है ये इनका आप क्या कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी ये डिविडेंड जो आपका है ये आपको नहीं मिलेगा, ये वाला जो डिविडेंड, सॉरी, ये डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कौन सा डिविडेंड मिलेगा? वो कहते हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा 10%, जितना डिविडेंड किसको मिल चुका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब आपको भी मिलेगा 10%, और ये जो बाकी का 6% है, इस 6% को हम क्या करेंगे? ये 6% यहाँ पे आप दोनों के दरमियान, जो कॉमन शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इन दोनों के दरमियान ये वाला 6% जो है, इसको आपको क्या करना है? इसको आपने डिवाइड कर देना दोनों के दरमियान। इधर देखना यार, वो मर्ज वाला किधर है? बटन कहीं नजर आ रहा है? देखना जरा, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, सॉरी, इसकी शॉर्ट की यार, सॉरी, थैंक यू, बता दें जरा क्या है। कुछ और ही हो गया ये तो यार। हाँ वही किया, वो नहीं कर रहा मर्ज, वो कहता है मैंने नहीं होना मर्ज। नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट किया है, चलो यही यही कर रहा हूँ यार, आल्ट ए और एम ही कर रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, कहता है नहीं। वो देखो ऊपर क्या कह रहा है, बस सर ऐसे ही लिख दे, खैर है। उसका एडिशनल 6% है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट डिवाइड हो जाना है इन दोनों के दरमियान। उसमें ये नहीं होगा कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा है उसकी प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का डिविडेंड बराबर हो जाएगा। मींस इसकी जो स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो वो स्टेटमेंट ये आएगी कि, सॉरी यार आपको शायद शोर की आवाजें आ रही, जस्ट स्टेटमेंट अयान, सब नहीं आएगी आई होप। अच्छा, इसमें आपने करना यह है कि जो एडिशनल 6% है, तो इस 6% को आपने इनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट आपने डिवाइड कर देना है। मींस इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द डिविडेंड ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स कैन नॉट एक्सीड द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन वो उससे एक्सीड नहीं कर सकता। नॉन के अंदर ऐसी कोई, दे वुड बी कंसर्न ओनली विद देयर ओन डिविडेंड। ये ऐसे ही है ना, जैसे
पेपर होते हैं ना बच्चों के, तो वो शो ऑफ पेपर होते हैं फॉर्मल सिस्टम में, तो वो पेपर दिखाए ना, तो वो अपना पेपर तो देखते हैं, साथ दूसरे का भी देखते हैं, तो फिर वो दे स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन, सर मैंने भी ये लिखा था, इसको इतने नंबर मिल गए और मुझे इतने मिल गए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो, अगर तो मेरे जैसा स्टूडेंट होगा ना जो कहेगा मेरे 50 आ गए हैं, बस ठीक है, मुझे अपने 50 से कंसर्न है, 50 तो नहीं, अब आपको तो शायद चाहिए भी ज्यादा होते हैं मेरा ख्याल है, तो इतने आ गए हैं तो बस इतना कंसर्न मेरा है, मैं मेरी कहानी खत्म। बाकी ए को कितने मिले हैं, बी को कितने मिले हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। इनको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। लेकिन जो क्लास में एक्सपर्ट बच्चे बच्चियां होते हैं आप लोगों की तरह, जो कहते हैं जी नहीं हमारे तो जब तक वो ए स्टार वाले ग्रेड नहीं आएंगे तो हमारी तो मतलब मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बनते हैं, और वो कहते हैं उसने कम लिखा था या उसने एक पार्ट छोड़ भी दिया और उसके नंबर मेरे से ज्यादा है और इसके कम है, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बन जाते हैं। वो कहते हैं हम वो डिस्टिंक्शन होल्डर है, हम प्रेफरेंस हमें मिलनी चाहिए, हम क्लास के वो हैं, क्या उसको कहते हैं पता नहीं, प्रीफेक्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, व्हाटएवर। तो ये वो चीजें होती हैं कि जो हम यहाँ पे भी अप्लाई करें, तो यही चीज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी देखते हैं कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग किस तरह से होते हैं। तीसरा जो फीचर है दैट इज कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर। कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर का जो फीचर होता है, ये फीचर कंपनी के पास होता है। ये जो फीचर होता है ये किसके पास होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। कि ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर ये बता देती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये वो फीचर है जो अगेन एक ऐसा फीचर है जो बॉन्ड्स के साथ है कि उसकी लाइफ को परपेचुअल नहीं रहने देता ये फीचर, ये वाला भी और इससे नीचे वाला भी, ये उसकी लाइफ को लिमिट कर देते हैं। कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर बता देती है कि इशू होने के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, किसी भी वक्त जब कंपनी चाहेगी ये शेयर वापस कॉल बैक कर लेगी और आपके पैसे आपको वापस दे देगी। और अगर 100 रुपए वाला शेयर है तो उसकी कॉल प्राइस भी उसी वक्त बता दी जाती है कि 100 रुपए वाला शेयर हम आपसे 110 रुपए का लेंगे, 120 का लेंगे, 150 का लेंगे, कितने का लेंगे। अब ये कंपनी की मर्जी है कि वो उस सर्टेन टाइम पीरियड के गुजरने के बाद वो इंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस ऑप्शन को या नहीं करते। ये ऑप्शन कंपनी के पास है। दूसरी ऑप्शन जो है दैट इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद द शेयर होल्डर, और इस ऑप्शन को हम कहते हैं कि ये कन्वर्टेबल है। ये कन्वर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर होल्डर ये ऑप्शन दिया जाता है, यू कैन कन्वर्ट योर स्टेटस फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कॉमन शेयर होल्डर आफ्टर इशुएंस ऑफ 5 years ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर, 7 years, 10 years, जो भी आपने टाइम बताया। और कन्वर्जन रेशियो भी आप बता देते हैं कि 5:1 होगा, 2:1 होगा, 1:1 होगा, 0.5:1 होगा, कि क्या कन्वर्जन रेशियो होगी, कितने प्रेफरेंस शेयर यू वुड बी सरेंडरिंग टू गेटिंग द वन कॉमन शेयर। तो ये सारी चीजें प्री डिटर्मिन्ड होगी टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ अटैच होते हैं, और ये जब जब हम प्रेफरेंस शेयर्स या उसकी बात करते हैं तो ये सारे फीचर्स इन प्रैक्टिस आ जाते हैं। और ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी बातें हमारी रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जिन स्टेटमेंट्स के अंदर सॉरी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और बैलेंस शीट बनाई थी। और जो बैलेंस शीट का जो पार्ट है, जिस पार्ट के अंदर आप शेयर्स की, प्रेफरेंस की या कॉमन की हम बात करेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज बताएं। ठीक है जी। जी बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज कोई एक आधा क्वेश्चन इसका मैं करवा देता हूँ आपको, तो मजीद शायद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। क्लियर है बेटा ये? जी सर, क्वेश्चन करवाएं सर। क्वेश्चन इसका मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन शेयर करता हूँ, फिर क्वेश्चन इसमें करता हूँ।
ओके जी, अच्छा ये क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं डिफरेंट assumptions के साथ वो कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा और किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। द अग्रवाल कंपनी हैज had 10,000 shares of 10% $100 par value preferred stock and 60,000 shares of $8 stated value common stock outstanding for the last 3 years. During that period, dividends paid total 0, 200,000 and 220,000 each for each year respectively. Compute the amount of dividend that must have been paid to preferred shareholders and common shareholders in each of these three given years following different three assumptions. अच्छा चौथी मैंने डिलीट कर दी, वो था थोड़ी सी मजीद एडवांस किस्म दी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉलोइंग थ्री इंडिपेंडेंट assumptions. क्या आपको टोटल डिविडेंड बता दिए, बाकी उसकी जो मॉडलिटीज है वो भी बता दी, और आपको एक कहा है कि आप इसके डिविडेंड्स कैलकुलेट करें। अब अगर हम इसके डिविडेंड्स की कैलकुलेशन पे जाएंगे तो अगर आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड वैसे कितना बनता है, नॉर्मल एक साल में कितना बनता है। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका डिविडेंड कितना बनेगा, कितने शेयर्स उन्होंने बताए हुए हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ पार वैल्यू 100 इंटू 10% उसका रेट है, कितना बनता है जी ये स्टेटमेंट देखिए ना, ये वाली, ये प्रेफरेंस शेयर की ये वाली बात है, ये इसी को मैंने यहाँ नीचे रिप्रोड्यूस किया है। 10,000 शेयर्स ऑफ 10% $100 पार वैल्यू, पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू, और डिविडेंड्स हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे, मार्केट वैल्यू या किसी और वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होंगे। क्या अमाउंट आती है जिसकी, क्या बात है, कैलकुलेटर नहीं है बेटा आप लोगों के पास जी, कितनी वैल्यू आ रही है, सर 1 लाख। 1 लाख आ रही है, ये 1 लाख आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीनों assumptions हैं। पहली assumption क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। हम 3 साल का यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहली assumption के लिए, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो फिर आपको ज्यादा इसकी क्लैरिटी आएगी। पहली assumption के लिए हम बनाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना आएगा, कॉमन शेयर होल्डर का, उसके टेबल बना लेते हैं। ये ईयर आ जाएगा एक में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड और कॉमन शेयर होल्डर का डिविडेंड, ठीक है, ईयर 1, 2 and 3 in total. Year reference, sorry, shares dividend और year 1, 2 and 3। अब पहली assumption जो उसने क्या, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। मीन नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कॉमन शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये बात डिसाइड हुई थी नॉन पार्टिसिपेटिंग के लिए। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि उसके डिविडेंड्स जो होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे। टोटल डिविडेंड ईयर 1 में उसने कितना पे किया हुआ है, 0। ईयर 2 में उसने डिविडेंड कितना पे किया हुआ है, 200,000, और ईयर 3 में उसने डिविडेंड पे किया हुआ है 220,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में यहाँ पे तो जब डिविडेंड अनाउंस ही नहीं हुआ तो इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जो हमने कैलकुलेट किया 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए इनका राइट्स था, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख रुपए की हमने यहाँ पे, 1 लाख पूरा हो गया यार, लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली।
जब दूसरे साल में हम आए हैं तो टोटल कितना डिविडेंड मिला है? 2 लाख। 1 लाख हमने ये लाइबिलिटी पे ऑफ की है जो पहले साल वाली थी, और 1 लाख हमने डिविडेंड दे दिया उसको, डिविडेंड फॉर ईयर 2। अब इसके बाद कुछ बच गया हमारे पास? टोटल 2 लाख रुपए है ना हमारे पास। उनमें से 1 लाख हमने पिछले साल की लाइबिलिटी दे दी और 1 साल इस दफा का डिविडेंड दे दिया, तो बाकी कुछ बचता है पीछे हमारे पास? नहीं बचता। नहीं सर। कॉमन शेयर होल्डर का हमने कहा ये था क्लेम एट लास्ट, अगर कुछ बच गया तो इनको मिलेगा। तीसरे साल में हम आए हैं तो तीसरे साल में क्या होगा? 1 लाख रुपए इनका डिविडेंड है फॉर ईयर 3। सिर्फ एक ही साल यही वाला है ना, बाकी पिछले साल तो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी अब कितना बच गया है? 2,20,000 में से 1 लाख इसका 1 माइनस लाख कर देंगे जो उसको दे दिया है, और बाकी 1,20,000 जो है वो कॉमन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाएंगे। पहली एजम्पशन क्लियर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। इसमें कोई चीज नहीं क्लियर तो प्लीज बताएं। मेरा बच्चे ये सर एग्जाम में लिखना ऐसे ही है 220,000 माइनस 100,000 ये वो ऐसे सीधा लिखना और कैसे लिखिए, आप डायरेक्ट 120 भी लिख दें तो कोई बात नहीं है। राइट लेफ्ट वाले का देख के लिखोगे तो सीधा 120 लिखोगे, खुद करोगे तो पूरी वर्किंग करके तो 220 माइनस 1 लिख के तो 120 लिखोगे। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, अब सेकंड जो है उसमें वो कह रहा है फुल्ली पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। यही वाला टेबल हम ले आते हैं यहाँ पे सेकंड वाली कैटेगरी में, और वो कह रहा है फुल्ली पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। अब फीचर चेंज हो गया तो कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी? अब पहले वाले केस में हम आ जाते हैं, दोबारा से शुरू से कैलकुलेशन इसलिए डिलीट कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन हो। पार्टिसिपेटिंग भी है, क्यूमुलेटिव भी है। तो पार्टिसिपेटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि जी इस केस में तो इन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं है, 0 डिविडेंड है, तो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। बाकी कोई वर्किंग में चेंजेस नहीं आ रही, आप देखते जो ऊपर वाला के सामने नजर आ रहा है आपको जो लिखा हुआ है। दूसरे साल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी थी, और 1 लाख इस दफा का डिविडेंड था। बाकी कुछ बच गया नहीं बचा तो हम यहाँ पे लिख देंगे नील। तीसरे साल में हम ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए तो इनका डिविडेंड था। अब जो बाकी डिविडेंड बचता है वो कितना था? ये जो आपने वर्किंग सारी ये वाली की थी 1,20,000। 1,20,000 है। ठीक है, ऐसा ही है। अब हमने देखना ही है कि ये 1,20,000 डिविडेंड जो हम दे रहे हैं उनको, ये हमारे डिविडेंड से ज्यादा तो नहीं है। ये जो डिविडेंड दिया ये किस रेट पे दिया हमने? 1 लाख रुपए ये हमने दिया हुआ है एट द 10%। रेट ऑफ 10%। ऐसा ही है। ऐसे ही अब सर। हम कॉमन स्टॉक होल्डर का भी देखते हैं कि उनकी क्या वर्किंग यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉमन स्टॉक होल्डर के बारे में उसने क्या कहा है? 60,000 8 रुपीज पार वैल्यू। ठीक है, तो कॉमन शेयर होल्डर कितने हैं टोटल? 60,000 इंटू 8, तो कितनी अमाउंट? 60,000 इंटू 8, तो कितने बनते हैं पैसे इसके जी? 480,000। अब ये जो डिविडेंड मिला है इसको 120,000 480,000 पे, तो ये कितने परसेंट बनता है? कैलकुलेट करें जरा। 480 सॉरी 120,000 अगर मिल रहा है उसको, जनरल यहाँ काउंट कर लेते हैं वैसे ही, डिवाइडेड बाई 480,000, तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, तो 25% नहीं बन रहा है ये।
12 4 तो 48 होते हैं ना। %25 बन रहा है। अब ये 25% अगर हम इनको डिविडेंड दे रहे हैं तो ये इस वाली चीज की, सॉरी ये तो हम फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन करने लग गए यार, सॉरी। ये कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी है ना, ये वाली जो 120,000 इसको यहाँ से, ये असम्पशन इसकी है ना, तो इधर ही करते हैं इसको। देखें ना, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ना, ये अगर हम इनको 25% दे दें और इनको कितना दे रहे हैं 10%, तो ये तो जो ये वाली असम्पशन लिखी हुई है फुली पार्टिसिपेटिंग, तो ये तो इसको हम वायलेट कर रहे हैं। सूली तौर पे होना क्या चाहिए कि इनको भी 10% मिलना चाहिए। तो 480,000 का 10% कितना होता है? और 80,000 का 10% निकाल दें, कितना होता है? 48,000 आ जाएगा। 48,000 ये मिल गया। अब बाकी कितना बच गया? टोटल 2,20,000 था, टोटल कितना था? 2,20,000। उसमें से हमने जो वर्किंग कर ली हुई है, जो हमने दे दिया उसको, वो कितना दे दिया है? 2,20,000 में से 1,00,000 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया है, 48,000 कॉमन शेयर होल्डर को दे दिया है। बाकी कितना बच गया हमारे पास? 1,15,200। सॉरी, एक 1,00,000 है ना यार, जीरो अपनी मर्जी से आप भी लिखते जा रहे हैं सर, आप भी चुप करके बैठे हो। 2,20,000 में से 1,00,000 निकल, 72,000 अभी भी हमारे पास है, विच वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज टू कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? ये कॉमन शेयर होल्डर की और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ निकाली है। इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी टोटल? ये 10% को अगर छोड़ दें तो 1 मिलियन। 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, कितने बच के बन गए? 1 मिलियन। ऐसा ही है ना? नहीं क्लियर तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेपरेट से लिख देता हूँ आपको। प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यू कितनी है? 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, क्लियर होगी ये? अब ये टोटल क्या होगा? 1 मिलियन और 4,80,000 टोटल ये हमारे पास ये वैल्यू। अब इस वैल्यू पे हमने ये 72,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 72,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लिखेंगे ये 1 मिलियन था टोटल, ठीक है, और टोटल वर्थ कितनी बन गई थी अब? इनटू 72,000 ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 14,80,000 इनटू 72,000। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, इन दोनों वैल्यूज को आप जरा बता दें प्लीज कि कितनी कितनी आती है, तो फिर अगली बात पे हम चलें। जी, सर ये बात ये टोटल नहीं बताया यार आपने। ये देखिए ना, ये प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू और ये कॉमन शेयर की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? 14,80,000 नहीं है? टोटल इन्वेस्टमेंट ये है ना, तो इस इन्वेस्टमेंट में से 10,00,000 प्रेफरेंस शेयर को है तो उनको ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, 4,80,000 वालों को कम मिलेगा।
तो बराबर तो डिस्ट्रीब्यूट बराबर डजंट मीन कि इक्वल अमाउंट करनी है, इक्वल तो नहीं होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ही होगी ना डिवीजन जो होगी। क्या बात है बेटा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास? $48,000 ये इसको आ गए, तो बाकी दूसरे को आ जाएंगे, वो कितने आते हैं? नहीं आते हैं? नहीं इतने नहीं 23,000 आएंगे, सॉरी 23,000 23,000, यस ठीक है, 23,352 राउंड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 23,352 और 48,000 हैं, ये जो पहले हमने ऑलरेडी इनके डिविडेंड यहाँ पे लिखे हुए थे ना, ये जो लिखे थे, ये तो 1 लाख ये लिखा हुआ था ना, इसी वाले 1 लाख के अंदर अब हम ये ऐड भी कर देंगे, ये जो लिखा था ये प्लस ये 48,648 रुपये, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका? 1,48,648। और इस वाले केस में हम कहेंगे कि ये इसको तो ये जो कहानी है सारी, ये सारे तो नहीं मिल रहे हैं, इसको 4,48,000 सॉरी वो मिले थे, और बाकी 23,352 ये मिलेंगे, तो ये टोटल इसको कितने मिल जाएंगे? इसको 48 में 23,352 ऐड कर लें प्लीज। $352। अब ये इस केस में ये इनको डिविडेंड्स मिलेंगे, ये भी क्लियर हो गए। अब तीसरी वाली तो वैसे ही आसान सी बात है, जिसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन क्यूमुलेटिव है, यही टेबल दोबारा लेके जाते हैं जो पहले वाला टेबल था, और उसी टेबल को हम यहाँ पे दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो आसान सा है, उसमें कोई इतनी मुश्किल हमारे नहीं होगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन क्यूमुलेटिव है, ना क्यूमुलेट करना है ना पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे हमने ये टेबल इधर रिप्रोड्यूस किया है। तो अब जब नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन क्यूमुलेटिव है, तो इस केस में किसी किस्म की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। जब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो हम भी डिविडेंड नहीं देंगे, और यहाँ पे ये जो है दूसरे साल में 1 लाख डिविडेंड सेकेंड ईयर इसको दिया, तो बाकी जो डिफरेंस बच गया वो क्या बच गया? 2 लाख टोटल डिविडेंड था, उसमें से 1 लाख प्रेफर्ड वाला माइनस कर दिया, तो बाकी जो 1 लाख है वो हम दे देंगे कॉमन शेयर होल्डर को। तीसरे साल में हमने 1 लाख इसको डिविडेंड दे दिया, और जो बाकी बच गया है वो सारे का सारा 1,20,000 हम इसको दे देंगे, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर नीदर कम्युलेटिव नॉर दे आर पार्टिसिपेटिंग, वो सिर्फ अपना डिविडेंड ले गए, खुश हैं, वो कहते हैं बाकी हमें किसी चीज से कोई लिंकेज नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं क्लियर है बेटा तो बताएं। पिज्जा खाना है? अच्छा जी ठीक पिज्जा है खाएंगे, लेकिन पहले क्लास पढ़ लेना बेटा, फिर पिज्जा खाएंगे, ठीक है? माइक म्यूट करके। सर, मेरी बेटी पिज्जा खाना कह रही है और मुझे ठीक है पता ही नहीं है भाई, माइक मैं तो भी ये ऑन। हाँ कोई बात नहीं, तो फिर वो सारी क्लास को खिलाना पड़ेगा आपको ना, हमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं पूरा हो रहा और आप पिज्जे खाने जा रहे हो, यार क्या करते हो भाई? हम इधर शेयर के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप पिज्जे ढूंढ रहे हैं। हाँ जी बच्चे, अब इसमें बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं क्लियर है तो प्लीज बताएं, ठीक है? अब ये यहाँ तक की बस, जी जी बताएं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, थर्ड ईयर में कॉमन शेयर डिविडेंड तो ज्यादा हो गया ना 20,000? तो बेशक होता रहे, बेशक होता रहे, नॉन पार्टिसिपेटिंग है ना, तो वो तो पहले अजम्पशन में भी ज्यादा ही था, पहली अजम्पशन आपने देखी नहीं है, ये देखें, ये देखें यहाँ भी तो ज्यादा ही नहीं है, क्योंकि जब वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उसको इससे कंसर्न ही नहीं है ना कि उसको कितना मिल रहा है। जब वो पार्टिसिपेटिंग बना यहाँ पे सेकंड वाली अजम्पशन में, तो उसने देखें कि उसने उसको ज्यादा नहीं लेने दिया। अब यहाँ पे दोनों का जो डिविडेंड है वो 10% या जितने भी परसेंट ऊपर आया वो सारा उतने परसेंट ही मिला है। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 1,48,648 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन करेंगे
वो और 71,352 डिवाइडेड बाई 4,80,000 करेंगे, वो सेम रेट आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि उनका डिविडेंड उन्होंने कहा है कि हमसे ज्यादा क्यों हो रहा है, हम प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, बस काफी आप लोगों के लिए, इतना भी हो जाए तो बहुत है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके अपने को क्वेश्चंस थे, चीज थी, वो प्लीज बताएं ताकि वो भी जरा क्विकली हम करें, तो फिर आप ऐशी करें फिर वो। ठीक है बच्चे, वैसे भी आप लोगों के जो है ना वो इंतजार में बैठे हैं कि आज आप क्लास के बाद हमें घुमाने लेंगे। कौन से वाला क्वेश्चन, सॉरी कौन सा वाला, सारे क्वेश्चन कैसे करोगे, सारे कौन से, यही तो पूछ रहा हूँ मुझे, शाबाश बताएं बताएं कौन सा वाला क्वेश्चन। ठीक हो गया, वो 2-3 क्लासें जो मिस हुई हैं, तो उसमें से कौन से वाला क्वेश्चन आपको मैं भी कराऊंगा, मुझे बताएं प्लीज। लास्ट क्लास तो क्लियर है, उसमें तो इशू नहीं था ना। सर मिड टर्म के बाद 2 क्लासेस का इशू रहा था, तो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपसे कि क्लास तो ने कौन कौन कि वो से थोड़ा टॉपिक रिपीट मुझे कर बताएं ना, दीजिएगा। टॉपिक बताएं, टॉपिक बजटिंग बताएं वाला please। था सर, बजट वाला। सर बजटिंग एंड कॉस्टिंग जो है वो एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था, तो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट क्लास होगी सर, उसमें अगर ये 2 टॉपिक अलॉन्ग विद रिवीजन हम कवर कर लें। अभी मैं वही देख रहा था, अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है ना अभी, तो जी बजाय जी, इसके कि आज वाली जो डिस्कशन है उसके साथ हम उसको मिक्स करें, हाँ जी, वही बजाय इसके कि आज वाली डिस्कशन के साथ हम उसको मिक्स करें, तो ये हम अगली क्लास के साथ ही इसको जो है ना फिर उसके साथ क्लास करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टॉपिक्स सर प्लीज ग्रुप में सिर्फ मैसेज कर दीजिए जो टॉपिक्स हैं अभी। इसके अलावा जो आज की हमारी डिस्कशन है इससे रेलेवेंट एक आपने बजटिंग का भी ग्रुप में मैसेज कर दें, एक बजटिंग, और दूसरा कौन सा टॉपिक है, कॉस्टिंग भी शुरू कर दिए जी। कॉस्टिंग अब टॉपिक्स बजटिंग सर। डिस्कस कर लो, अजान के बाद मुझे प्लीज बता दो, इसके क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तब तक फिर इसके साथ शेयर करता हूँ। ठीक, सर नमाज के कॉस्टिंग क्या बाद होता इसके है? बाद क्लास एंड कर रही हैं? सर नेक्स्ट क्लास में कर ले। चल ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है, आज की जो जी डिस्कशन है इस पे 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, लास्ट क्लास के सॉरी क्वेश्चन ही भेज सकता हूँ, वो भी भेज देता हूँ आपको, तो वो असाइनमेंट उसको जो टैग करके मैं भेज देता हूँ, तो असाइनमेंट आप फिर अपलोड कीजिए। ठीक है, जी जी सर। चल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके। वो LMS पे ही होंगे जी, उसके अलावा ऑप्शन को, ठीक है, सर क्योंकि वो डाटा सारा मेरे से, सॉरी फर्स्ट असाइनमेंट उसमें अपलोड नहीं हो रहा है सर, उसके लिए क्या करें? क्यों नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है, एरर आ रहा है सर उसपे। चले मैं देखता हूँ ना, मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं, वो हो जाएगा, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है।